चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का। ठीक है, आपके टेस्ट में बच्चे आज 78 नंबर का सेट है। ये देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे इस टेस्ट में, और देखना है आपको, एक एक करके प्रश्न हम लोग देखेंगे और देखते हैं पहला प्रश्न। ये देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न में? प्रश्न में ध्यान देना है बच्चे, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या है, कह रहा है कि एक उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा, यानी एक उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है। एकदम याद रखिए बच्चे, पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है, मजेदार है। और इस उपग्रह में से एक प्रेक्षक को पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु प्रत्येक 8 घंटे के बाद दिखता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। उपग्रह कितने समय में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करती है? तो आप सभी बच्चों को पता होगा बच्चे मेरे, कह रहा है कि सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स रोटेशन, यानी अर्थ किधर की तरफ मूव करता है। ये देखिए आपका अर्थ है, और बच्चे आपको पता होगा अच्छे तरीके से कि आपका अर्थ जो है 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। एकदम याद रखिएगा, ये 23.5 डिग्री पर आपका अर्थ क्या है, झुका हुआ है। और इसी के तहत आपका अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है ना। और ये इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर कोई बिंदु को आपको देख रहा है। कौन बच्चे? तो ठीक है, किधर से किधर मूव करता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो अर्थ आपका मूव कर रहा है वह, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, याद रखना, पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहा है क्या कि मान लेते हैं कि ये देखिए, ठीक है, आपको किसका, तो बच्चे एंगुलर स्पीड जो है परिक्रमा पूरा करने में, एंगुलर स्पीड क्या किसका लेते हैं, तो एंगुलर स्पीड ऑफ, ठीक है, सैटेलाइट विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ निकालते हैं। यहाँ ये WSC लिख रहे हैं, एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट, यानी उपग्रह का जो, ठीक है, क्या है बच्चे, कोणीय वेग है, आपको अर्थ के रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखना है बच्चे। क्या होता है आपको अच्छे तरीके से पता है कि क्या होगा ये, तो ये होगा आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ S माइनस, ठीक है, सैटेलाइट, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, है ना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, याद रखना है कि आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, ये देखिए, ठीक है, भूमध्य रेखा पर कोई बिंदु है उसके रिस्पेक्ट में, है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आपको भूमि पर जो कोई वस्तु है उसका, है ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। अब आपको सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में, चूंकि ये रिस्पेक्ट किसके था, तो आपको अर्थ के रिस्पेक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। अब देखिए कि यदि कोई बॉडी या कोई सैटेलाइट मूव करेगा तो ये एक चक्कर में आपको पता है कितना एंगल मूव करेगा, तो ये 2π एंगल मूव करता है। ध्यान में रखना है, 360 डिग्री मूव करता है। एक बार अगर चक्कर लगाएगा तो आपको पता है किसी बिंदु के चारों तरफ अगर आप चक्कर लगाते हैं तो क्या होगा बच्चे, तो यहां पर आपको 2π एंगल का निर्माण करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करते हैं, ये देखिए 2π अपॉन क्या कर लेते हैं, तो आपका ये देखिए 2π/t, ओमेगा बराबर क्या होता है, तो θ/t होता है। कोणीय वेग इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो θ/t होता है। तो यहां देखिए 2π अपॉन क्या करते हैं, तो ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट माइनस क्या होगा, तो ये देखिए 2π अपॉन आपको टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू आपको कोई जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके चारों तरफ, तो ये मूव कर रहा है बच्चे, तो ये भी 2π अपॉन क्या, तो यहां पर ले लेते हैं किसका, तो अर्थ, ये जो है उस बॉडी का या इस ऑब्जेक्ट का क्या है ये, तो ये है टाइम पीरियड। ये देखिए एक बिंदु के प्रत्येक 8 घंटे बाद दिखता है, तो यही ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड हम ले रहे हैं। अब सबका देखिए ऊपर में 2π है, तो सबको काट दीजिए, सबको काट देते हैं, है ना। क्या क्या बचा, तो ये बचा सिंपल है 1/TS, ये देखिए टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, माइनस 1 टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू क्या हुआ, तो 1/8 आ गया। अब ये अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, तो अर्थ का टाइम पीरियड होता है 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, यानी टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का वैल्यू कितना है, तो 24 घंटा होता है। एकदम ध्यान में रखना है इसको। अब क्या कर रहे हैं, तो यहां पर ये ध्यान में रखिए कि आपको 1/TS निकालना है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो उसको उधर ले चलिए, 1/8 प्लस क्या 1/24, तो इसका एलसीएम निकल जाएगा 24। ध्यान में रखना है,
अब देखिए ये 3 हो गया प्लस 1 हो गया यानी 4 आ गया, तो टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट कितना होगा, तो 24 अपॉन क्या हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, यानी 6 घंटे इसका टाइम पीरियड निकलेगा, 6 घंटे इसका टाइम पीरियड निकलेगा। यानी देखिए 6 घंटे कहीं भी है नहीं है ना, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव आपका आंसर होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है कि ये देखिए क्या कह रहा है, कह क्या रहा है, हमने यहां पर एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकाला, तो ये क्या होता है, तो ये होता है एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट माइनस एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना। कह क्या रहा है, कह रहा है कि उपग्रह कितने समय में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है, ये निकालना है। तो ये एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट माइनस क्या, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, और ये जब ये ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ये सैटेलाइट मूव कर रहा था तो कितने टाइम लगा रहा था, तो ये 8 घंटे लगा रहा था। इस उपग्रह में से एक प्रेक्षक को पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर एक बिंदु इतना दिखता है, तो ये ठीक है आपको एंगुलर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट उसके चारों तरफ मूव कर रहा था, तो इसको हमने निकाला, तो 2 पाई अपॉन ts माइनस 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि एक चक्कर लगाने में आपको कितना एंगल ये मूव करेगा, तो ये 2 पाई एंगल मूव करेगा। तो एकदम सरल सवाल है, बहुत ज्यादा ठीक है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है बच्चे, आपको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि 1 अपॉन टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ प्लस क्या 1 अपॉन टाइम पीरियड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कर लेते हैं ना, टाइम पीरियड ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे भी आप फटाक से निकाल लेते। बात वही का वही है ना, तो ध्यान में रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा 6 घंटे है ना, 6 आवर होगा। और मैंने जो आपको बताया है तरीका, यही तरीका है बनाने का। यहां से एक चीज और याद रखना है, क्या सीखे हम लोग, ये सीखे हम लोग क्या कि अर्थ जो है आपको किधर से किधर मूव करता है, तो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, एक याद रखना है आपको। और सैटेलाइट भी आपको किधर से किधर मूव करती है, तो वेस्ट टू ईस्ट ही मूव करता है। और आपका अर्थ जो है ठीक है, आपका एंगुलर स्पीड किससे, तो एंगुलर स्पीड ओमेगा से आपके किस पर, तो ये जो इंक्लाइंड है बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, धुरी पर, धुरी कहते हैं। इस धुरी के चारों तरफ आपका अर्थ चक्कर लगाता रहता है कोणीय वेग ओमेगा से, और एक बार चक्कर लगाने यानी 2 पाई एंगल मूव करता है। तो वही मैंने कहा है कि ठीक एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मैंने निकाला और आपको वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो ध्यान में रखना, इस तरह का अगर प्रश्न आएगा तो इसी तरह से आपको बनाना है। बड़ा अच्छा सवाल है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ये देखिए आसान सवाल है, कह रहा है एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिरने से वह फैल जाता है। अच्छी बात है, क्यों शीशा पर पानी गिरने से फैल जाएगा, तो कल भी मैंने एक पढ़ा था क्या कि देखिए अगर ये शीशा है, ये कांच है या शीशा जो भी कहिए, इस पर अगर जलबूंद गिरेगा तो यहां आपको देखना है कि ये जलबूंद और शीशे के बीच का कोण है ना, क्या हुआ, तो एडहेसिव फोर्स है ये। ठीक है, आपको जलबूंद का जो एडहेसिव फोर्स है, जलबूंद का जो एडहेसिव फोर्स है, उसका मान आपको ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा, तो ससंजक बल की अपेक्षा, इसीलिए आपको ये भिगो देता है या फैल जाता है। ध्यान में रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। क्या बोल रहे हैं कि जल और जलबूंद और कांच के बीच का जो क्या होगा, तो एडहेसिव फोर्स होगा वह कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा, है ना। आपको जल बूंद के भी जो कोहेसिव फोर्स लगेगा उससे ज्यादा होगा, जिसके कारण यह कांच के सतह पर फैल जाता है। ध्यान में रखना है। लेकिन यही कंडीशन क्या होगा कि यदि कांच पर पारा का बूंद गिरेगा, पारा का ये बूंद है, तो पारा का बूंद जैसे गिरा, तो आपको मैंने कल भी बताया था बच्चे, क्या कहा था मैंने कि देखिए कांच और पारा के बूंद के बीच जो एडहेसिव फोर्स लगेगा और पारा का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच जो कोहेसिव फोर्स लगेगा, है ना, ये कोहेसिव फोर्स का मान एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा। यानी आपको पारा के बूंद के बीच, पारा के अणुओं के बीच जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है, ससंजक बल लग रहा है, उसका मान असंजक बल से ज्यादा होता है। इसके कारण यह पारा बूंद के रूप में ही रहेगा, बूंद के रूप में ही रहेगा। एकदम याद रखना, बूंद के रूप में ही रहेगा, ये कभी भी आपको में ही रहेगा, ये कभी भी जो है यह आपको फैलेगा नहीं, है ना। कंसेप्ट एकदम सिंपल है बच्चे, भिगोएगा और बूंद के रूप में रहेगा, बात बराबर है। याद रखना है कि अगर भिगोएगा, कब भिगोएगा, तो आपको मैंने कल भी कहा था कि यदि आपको जल और बर्तन के अणुओं के बीच एडहेसिव फोर्स
ज्यादा हो कोहेसिव फोर्स से तो ये भिगो देगा। एकदम याद रखना है इस कंसेप्ट को। और फिर मैंने कहा कि देखिए अगर कोहेसिव फोर्स का मान ज्यादा होगा एडहेसिव फोर्स से तो यह नहीं भिगोएगा और ये बूंद के रूप में, इसी कारण ये बूंद के रूप में रहेगा, नहीं भिगोएगा, है ना। ये कंसेप्ट बड़ा मस्त है और बराबर आपको याद रखनी चाहिए, है ना। तो एकदम याद रखिएगा इस कंसेप्ट को। यहां देखिए पारा धातु है, गलत बात है ना। पारे का घनत्व से भी कोई लेना देना नहीं है। मैंने क्या कहा कि पारे का ससंजन उसके शीशे के साथ असंजन से अधिक होता है, जिसके कारण आपको क्या होगा कि वो आपको सतह को भिगोएगा नहीं और उसका आकार बूंद के समान ही गोलाकार रहेगा। और किसी भी चीज का गोलाकार होना क्या क्या कहता है, तो गोलाकार कभी कब होता है, तो जब आपको सरफेस टेंशन का मान ज्यादा होगा। ध्यान में रखना है, कोई भी जल बूंद, वर्षा बूंद, पारा बूंद आपको गोलाकार होगा। क्यों गोलाकार होगा? क्योंकि चलिए बहुत अच्छी बात है, घुस रहे हैं, एकदम घुसिए ना, क्या दिक्कत है। बच्चे लोग खूब मस्त तरीके से आप डिस्कशन करिए और जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान में रखना है। यहां से दो कंसेप्ट हमने सीखा। क्या सीखा? कि अगर असंजक बल का मान ससंजक बल से ज्यादा होगा तो ठीक है, बूंद क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएगा। अगर ससंजक बल का मान असंजक बल से ज्यादा साउंड आ रहा होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है साउंड में, है ना, प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, साउंड में कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप लोग ठीक है रेगुलर बने हुए रहे, साउंड इशू नहीं है ना। चलिए अब बताइए साउंड आ रहा है ना आपको? ये देखिए, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम, ये बहुत अच्छा सवाल है, का एक फलन है। यह कथन किसका है ना? तो यहां देखिए, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज द स्टेटमेंट। किसने ये स्टेटमेंट दिया था? तो ध्यान में रखना है, ये स्टेटमेंट किसने दिया? बड़ा अच्छा प्रश्न है और आपको याद रखना है कि जूल एक साइंटिस्ट थे। जूल ने कहा, क्या कहा कि देखिए आपको इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी है, यानी आंतरिक ऊर्जा जो वस्तु का है, याद रखना आंतरिक ऊर्जा जो है यह फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है ना। याद रखना फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कहा किसने? तो जूल ने कहा था। ये ध्यान में रखनी है आपको, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और यह भी ध्यान में रखना है कि किसी वस्तु की कुल उष्मा, याद रखिएगा, किसी वस्तु की कुल उष्मा, वस्तु की कुल उष्मा, है ना, कुल उष्मा यानी टोटल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ द बॉडी, कुल उष्मा समानुपाती होता है आपको काइनेटिक एनर्जी, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, याद रखना है इसको, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी, है ना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्या? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। एकदम याद रखिएगा इस कंसेप्ट को, मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी, यानी आपको वस्तु के औसत गतिज ऊर्जा के, वस्तु के अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का क्या होगा? समानुपाती होगा। ये दोनों कंसेप्ट आपको किसने दिया था? तो ये जूल महोदय ने दिया था। तो यहां से आंसर क्या निकल गया? जूल निकल गया। याद रखना है, जूल ने कहा कि इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा। अब देखिए चार्ल्स लॉ क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ द गैस, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन में जो टेम्परेचर मेजर करते हैं उसका प्रोपोर्शनल होता है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। और ये ध्यान में रखना है कि यहां पर प्रेशर इज टेकन टू बी कांस्टेंट, प्रेशर आपको कांस्टेंट होता है। अब एवोगाद्रो का नियम देखना है, ये क्या कहता है? कह रहा है कि ठीक है आपको वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल होगा, और यहां प्रेशर और टेम्परेचर दोनों आप क्या लेते हैं? कांस्टेंट लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि समान ताप एवं दाब पर, ठीक है, समान गैस के आयतन में
अणुओं या परमाणुओं की संख्या क्या होगी, तो आपको नियत होती है। इसे एवोगाद्रो का नियम कहा जाता है, एकदम याद रखिएगा बच्चे, है ना। चार्ल्स का नियम मैंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जूल्स लॉ का, क्योंकि इन्होंने ही बताया कि फंक्शन ऑफ क्या होगा, टेम्परेचर होगा। कौन, इंटरनल एनर्जी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख फोकस पर रखते हैं, ये देखिए फोकस पर आप वस्तु को रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फोकस पर आपने वस्तु को रख दिया, ये देखिए रख दिया हमने, है ना। चला प्रकाश की किरण ये फोकस पर है, और आपको पता होगा कि एक प्रकाश की किरण फोकस से ही वापस लौटता है ना। एक प्रकाश की किरण हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है, और ये देखिए वापस भी उधर से ही लौटेगा, और ये जाकर के मिलेगा इन्फिनिटी पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब याद रखना, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, एकदम याद रखना है, अनंत पर बनता है। कैसा बनेगा, तो अनंत पर बनता है, आवर्धित बनेगा, है ना, बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण होता है, एकदम ध्यान में रखना है। आवर्धित बनेगा, काफी मैग्निफाइड होगा, आवर्धित बनेगा। और कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, यानी रियल फॉर्मेशन हुआ इमेज का। और कैसा बनेगा, तो ये ठीक है अनंत पर बन गया, ठीक है, आवर्धित बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना। जैसे ही वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब यहां पर एक दो चीजें और याद रखनी है आपको कि जैसे ही अवतल दर्पण का कंसेप्ट आता है, मैं दो बातें आपको हमेशा बताता रहता हूं। क्या मैं बताता हूं, जो आपको एकदम याद रखना है। ये देखिए, ये आपका अवतल दर्पण है, इसका धसा भाग परावर्तक है ना। और ये क्या है, तो ये आपको ठीक है आपका क्या है, तो उभरा भाग परावर्तक है, तो इसको बोलते हैं आपको उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर, है ना, कन्वेक्स। और इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसका धसा भाग परावर्तक होता है ना, ये ध्यान में रखना है। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और इसको बोलते हैं डायवर्जिंग मिरर कहते हैं। और ये जो है ये समतल दर्पण होता है। मैं बराबर आपको बताता रहता हूं कि इसकी फोकस दूरी निगेटिव होगा, और इसकी फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और इसकी फोकस दूरी हमेशा अनंत होता है। तो ये बातें याद रखनी है आपको, बराबर क्वेश्चन पूछेगा। यहां u निगेटिव होगा और v जो है ठीक है पॉजिटिव अगर है, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों होता है। पॉजिटिव अगर है तो इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज का निर्माण होगा, और ठीक अगर निगेटिव है v तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। और यहां भी u निगेटिव होता है, और ठीक है कन्वेक्स मिरर में, और v हमेशा आपको पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि यहां पर हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन ही होता है। यहां अगर बात करें तो u हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, और यहां पर हमेशा वर्चुअल इमेज का ही फॉर्मेशन होता है। तो ये ध्यान में रखना है, बराबर आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसी वस्तु को अवतल दर्पण यानी इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अनंत पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो आसान प्रश्न है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा यदि कोई आपतित किरण, अच्छा प्रश्न है ना, हाँ आप देख के ही थोड़ा सा घबरा जाएंगे, लेकिन है बहुत इजी प्रश्न। ये देखिए, ये आपको क्या है, पृष्ठ है, ये पृष्ठ है ना, और ये आपका क्या है, नॉर्मल है ना, नॉर्मल है। एक प्रकाश की किरण चली है ना, चली यहां से। कह रहा है कि यदि कोई आपतित किरण पृष्ठ से 45 डिग्री, यानी ये पृष्ठ से 45 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, कोण बनाती है, तथा अब अपवर्तित किरण भी पृथककारी पृष्ठ से 50 डिग्री का कोण बनाती है। यानी अब ये अपवर्तित हुआ किरण, और ये इस पृष्ठ से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये बना रहा है 50 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करें। इफ एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द सरफेस, ये सरफेस है, पृष्ठ है, इसके साथ कोण बना रहा है ना, and the refracted ray also makes an angle 50 degree with the separating surface, then the value of angle of incidence and angle of refraction आपको मेजर करना है। एंगल ऑफ क्या, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, आपतन कोण, ये देखिए आई होता है, और नॉर्मल और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो ये देखिए नॉर्मल यानी 90 डिग्री
में से 45 घटा दीजिए तो बच्चे कितना हो गया, तो आई का मान हो गया 45 डिग्री। और ये देखिए नॉर्मल और किसके बीच, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो कोण बनेगा उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये कितना होता है, तो ये फिर 90 डिग्री हो गया। 90 में से 50 आप ये कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया कितना, तो ये हो गया 40 डिग्री हो गया। तो ये तो आपको आंसर आपका निकल गया। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि स्नेल के नियम से, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या कहता है, तो स्नेल्स लॉ कहता है कि देखिए, ठीक है, आपको साइन आई, एंगल ऑफ साइन आई है ना, और एंगल ऑफ साइन आर, इसका जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। और इसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, है ना, इसे आप क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ये कांस्टेंट होता है और इसे आप अपवर्तनांक कहते हैं। तो आंसर मार दीजिए बच्चे कितना डिग्री होगा, तो आपको मैंने कहा 45 डिग्री और 40 डिग्री ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, कुछ भी है नहीं प्रश्न में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कहा जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, आसान सवाल है ना, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजार दीजिए। ये देखिए आपका ये प्रिज्म है बच्चे, है ना, ये देखिए प्रिज्म है और इससे प्रकाश की किरण आप गुजार रहे हैं। तो ठीक है, यहां देखिए क्या होगा, तो ये सीधे पहले गुजर जाएगा। अगर इस प्रिज्म नहीं रहता तो सीधे गुजर जाता, हल्का सा मुड़ता है तो ये रेड हो गया, है ना, और सबसे नीचे वायलेट होगा, है ना, सबसे नीचे क्या होगा, वायलेट, और सबसे ऊपर कौन होगा, तो रेड होता है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये ध्यान भी आपको रखनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा ये कि पर्पल होता नहीं, वायलेट होगा, है ना, वायलेट सबसे ज्यादा विचलन होता है। और यहां दो कंसेप्ट आपको एकदम याद रखनी है और बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए क्या क्वेश्चन है ना बच्चे, एकदम याद रखना है क्या कंसेप्ट मैं बता रहा हूं इसमें। और ये ध्यान में रखना है कि एंगल ऑफ डेविएशन ये किस पर डिपेंड करेगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 वेवलेंथ के, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 वेवलेंथ के। वेवलेंथ मतलब होता है तरंग दैर्घ्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जिसका तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा, है ना, उसका एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही क्या होगा, कम होगा। एकदम याद रखना है। यानी वर्ण विक्षेपण जो है, वर्ण विक्षेपण ध्यान में रखना है, वर्ण विक्षेपण ये क्या हुआ, तो यह तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी का होता है। और इसीलिए बैगनी का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होगा। एक चीज और याद रखना है कि अपवर्तनांक, अभी मैं पढ़ा रहा था आपको, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, अपवर्तनांक ये क्या होगा, तो अपवर्तनांक जो है यह भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 वेवलेंथ के। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जिस रंग का, ठीक है, तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा, तो आपको, ठीक है, बैगनी रंग का होगा। सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण किसका होगा, तो बैगनी रंग का होगा। सबसे अधिक एंगल ऑफ डेविएशन किसका होगा, तो बैगनी रंग का होगा। तो आसान सवाल है। तो कह रहा है व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म द मैक्सिमम डेविएशन अकर्स, तो वायलेट कलर का होता है। तो ये बातें याद रखनी है, कुछ है नहीं इस सवाल सब में, है ना। तो एकदम आसान सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। जूल के नियम के लिए असत्य कथन कौन है, तो आसान प्रश्न है ये भी। कई बार मैंने कहा है कि देखिए जूल ने बहुत सारे नियम दिए थे, लेकिन जूल्स लॉ ऑफ, याद रखना है, जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये क्या है, तो हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यानी जूल के, ठीक है, जूल के उष्मीय प्रभाव का नियम, ठीक है, जूल के विद्युत के उष्मीय प्रभाव का नियम इसको बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल है और इसको हमको एकदम सरलता से देख लेना है, तुरंत आपका सवाल बन भी जाएगा। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये क्या है, तो एकदम याद रखना है कि ये फॉर्मूला होता है H = I² RT, है ना। अब यहां पर मेरी बात समझिएगा, है ना, ये कह रहा है क्या, जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है H = I² RT। अब क्या हुआ कि ये जो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है यह आपके इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। हीट जो प्रोड्यूस होगा यह रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हीट जो प्रोपोर्शनल होगा यह जितने टाइम के लिए आप इलेक्ट्रिक करंट उससे ये कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, उसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब प्रश्न पर आते हैं, क्या कह रहा है हमारा प्रश्न।
यहां देखिए, आप लोग देखिए अच्छे से, जूल के नियम के लिए असत्य कथन कह रहा है। असत्य कथन कौन है? द फॉल्स स्टेटमेंट फॉर जूल्स लॉ इज उत्पन्न उष्मा धारा के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होगा। तो एकदम सही है, एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ये पहला ऑप्शन है, सही है भाई, है ना, ये सही है। अब क्या कह रहा है? उत्पन्न उष्मा प्रतिरोध के वर्ग का, ये देखिए गड़बड़ हो गया, प्रतिरोध के वर्ग का समानुपाती नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा डायरेक्ट प्रतिरोध का समानुपाती होता है। तो गलत ये हो गया। 5 ऑप्शन का क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा। उत्पन्न उष्मा समय के अनुक्रमानुपाती होता है, तो समय के अनुक्रमानुपाती ये भी सही है ना। तो आपको पता है गलत कौन हो गया, तो बी नंबर हो गया, आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर क्या बेस्ड है? तो बहुत सारे इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस पर बेस्ड है। कौन कौन? तो हीटर है ना, हीटर है ना, विद्युत हीटर यूज करते हैं, गीजर आप यूज करते हैं, विद्युत बल्ब यूज करते हैं, और नन ऑफ द एबव बच्चे क्या, विद्युत हीटर आप यूज करते हैं, है ना। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज भी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसमें जितना भी देख रहे हैं हीटर, गीजर, विद्युत हीटर, सब में नाइक्रोम के तार का यूज करते हैं, नाइक्रोम के वायर का आप यूज करते हैं। और विद्युत फ्यूज में लेड और टीना का बना हुआ मटेरियल का यूज करते हैं, है ना। ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बड़ा अच्छा सवाल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बी नंबर आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा है कि यदि किसी कंपास सुई को क्षण चुंबक, है ना, इफ ए कंपास निडल, ये देखिए कंपास निडल खुद ब खुद एक क्या है? तो मैग्नेट है ना, मैग्नेट है। अब क्या हो रहा है कि कंपास सुई यानी छोटा मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम होता है, इसका जो, ठीक है, आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत कम होता है ना, लेकिन है ये मैग्नेट ही। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि यदि किसी कंपास सुई को क्षण चुंबक, ये देखिए क्षण चुंबक के निकट लाइए, है ना, तो ये क्या होगा? तो आपको इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, विक्षेपण उत्पन्न करेगा। इसमें क्या करेगा? तो डिफ्लेक्शन उत्पन्न करेगा, विक्षेपण उत्पन्न करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, जब विक्षेपण उत्पन्न कर लेगा तो ये क्या होगा? एक सर्टेन डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन, ठीक है, क्या होगा? तो ये डायरेक्शन होगा नॉर्थ टू साउथ। जिस तरह से ये आपने रॉड रखा उसके अनुसार ही आपको क्या होगा? तो नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, या साउथ टू नॉर्थ, ये क्या होगा? एस्टैब्लिश होगा। जैसा आपने क्षण चुंबक रखा है उसके ही डायरेक्शन में क्या होगा? आपको आपका ये जो मैग्नेटिक निडल है ये एडजस्ट करेगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। पहले क्या होता है? तो पहले विक्षेपण उत्पन्न होगा, है ना, विक्षेपण उत्पन्न होगा इसमें, है ना, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा किसमें? तो आपके मैग्नेटिक निडल में पहले विक्षेपण उत्पन्न होता है। और ठीक है, और इसके उपरांत एकदम ध्यान में रखना है, इसके उपरांत और इसके उपरांत यह ठीक है, किसके? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के, है ना, के दिशा में, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होता है, यानी उधर अलाइंड हो जाएगा, संरेखित हो जाता है। मान लीजिए नॉर्थ टू साउथ है तो नॉर्थ टू साउथ, या साउथ टू नॉर्थ है तो उस दिशा में आपको क्या होगा? एडजस्ट अपने आप को कर लेगा, संरेखित हो जाता है, और ये डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा। डिफ्लेक्शन क्या होगा? इसमें जो विक्षेपण उत्पन्न हो रहा है ये विक्षेपण आपको बंद हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। सुई लगातार विक्षेपित होती रहती है? नहीं, मैंने क्या कहा कि कुछ समय के बाद ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो सुई विक्षेपित होकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है ना। इफ ए कंपास नीडल इज केप्ट नियर ए बार मैग्नेट, तो क्या होगा? तो पहले इसमें विक्षेपण उत्पन्न होगा और स्टॉप्स इन ए सर्टेन डायरेक्शन। एकदम सही है, आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है, बड़ा अच्छा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बराबर पूछता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर, है ना, इसलिए तैरता है क्योंकि, बहुत बार आपने इस प्रश्न को हल किया होगा, किरोसिन ऑयल्स। और यहां दो मुख्य बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। किरोसिन, है ना, किरोसिन का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है? तो किरोसिन का डेंसिटी है, हाँ, अगर हम बात करें किसमें, तो केजी पर मीटर क्यूब में बात कर रहे हैं तो 780 से लेकर के 810 केजी पर मीटर क्यूब होता है। और जल का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है? तो जल का डेंसिटी या घनत्व कितना होता है? तो ये होता है, एकदम याद रखना है कि 1000 केजी
पर मीटर क्यूब होता है। बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, जिस वस्तु का घनत्व कम होगा वह दूसरे वस्तु जिसका घनत्व अधिक है उसके ऊपर आ जाएगा। यानी ऊपर कौन आ गया? तो तेल आ जाएगा, क्योंकि तेल का घनत्व कम है। और नीचे क्या होगा? तो जल हो जाएगा, है ना। जल के ऊपर ठीक है तेल का परत चढ़ जाएगा। एकदम याद रखना है इसको, जल के ऊपर तेल का परत चढ़ जाएगा। ये ध्यान में रखनी है। मैंने यहां पर एक और कंसेप्ट बता देना है आपको। क्या मैं कह रहा हूं कि जिस वस्तु का, एकदम याद रखिएगा, जिस वस्तु का घनत्व एकदम ध्यान में रखना है, जिस वस्तु का घनत्व दूसरे की अपेक्षा कम होगा, घनत्व दूसरे की अपेक्षा कम होगा, वह उसमें तैरेगा। अपेक्षा कम होता है ना, वह उसमें तैरता है, तो एकदम ध्यान में रखना, उसमें तैरता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तैरता है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जल में बर्फ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं क्या? तो जल में बर्फ ले लीजिए। जल में बर्फ, देखिए जल का घनत्व क्या होगा? ज्यादा, बर्फ का कम होता है। वायु में बादल, यानी वायु का घनत्व अधिक होगा, बादल का घनत्व कम होगा। जैसे ठीक है क्या कि पारा में लोहा, लेकिन यहीं पर आपको पारा में सोना क्या होगा? डूब जाएगा। पारा में सोना डूब जाता है, तो ये सब ध्यान में रखनी है। और इजी क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर पूछता है। तो उसका घनत्व पानी के घनत्व से क्या होगा? अधिक होता। गलत बात है ना। इट्स डेंसिटी इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, गलत है ना। उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है ना। ये ध्यान में रखनी है। आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ही दोनों का घनत्व बराबर हो जाएगा तो डूब कर तैरेगा, तो ये भी ध्यान में रखनी चाहिए। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े, है ना, गीले कपड़े यानी वेट क्लोथ्स आपको ड्राई फास्टेस्ट। तो यहां दो बातें बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां कोई भी कपड़ा सूखता है ना, कपड़ा सूखता है ना। कपड़ा सूखता है, कैसे कपड़ा सूखेगा? प्रवीण कुमार यादव जी या जो भी बच्चे हैं, है ना, तो बच्चे टीचर तो बनना तय है ना। आप एकदम सुरक्षित हाथों में हैं आप सभी, और कभी भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं लाना है। आप कंसेप्ट खूब अच्छे से पढ़िए और देखिए सर कैसा बता रहे हैं। बराबर मैं आप सभी बच्चों से, चूंकि आप बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए कमेंट से कोई फायदा नहीं है। आप जितना सीखिएगा ना उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। चलिए, निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो गीले कपड़े सूखते हैं, क्यों गीले कपड़े सूखते हैं, है ना। वेट क्लोथ्स जो है कपड़े सूखते हैं। कैसे सूखेंगे? सूखते हैं, ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे सूखते हैं गीले कपड़े? तो गीले कपड़े सूखते हैं वाष्पीकरण के कारण। याद रखना है, वाष्पीकरण जितना ज्यादा होगा उतने जल्दी से कपड़ा सूख जाएगा, है ना। तो वाष्पीकरण कब ज्यादा होगा? ये आपको पता होनी चाहिए कि वाष्पीकरण कब ज्यादा होगा। तो वाष्पीकरण जब ज्यादा होगा जब टेम्परेचर आपको ज्यादा होगा। पहला कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट है वायु की गति, है ना। वायु की गति आपको ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर काफी तेज हो जाएगी। तीसरा कंसेप्ट है क्या? तो तीसरा कंसेप्ट है तापमान हो गया, वायु की गति, ठीक है। आपको सतह का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं इसको, पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण की दर उतनी ही तेज होगी। पृष्ठ क्षेत्रफल ये जितना ज्यादा होगा उतना ही आपको क्या होगा? तो आपके वाष्पीकरण की दर होगी। और चौथा जो कंसेप्ट है वो आर्द्रता है। आर्द्रता जितना कम होगा, याद रखना है, आर्द्रता जितना कम होगा वाष्पीकरण की दर उतनी ही अधिक होगी। तो यहां से ये कंसेप्ट याद रखना है। अब देखिए तुरंत आपको सवाल बन जाएगा। तो टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, वायु की गति अधिक होनी चाहिए। तीसरा, पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होनी चाहिए। और आर्द्रता का मान कम होना चाहिए, है ना। तो यहां देखिए, ठीक है, दो कंसेप्ट यहां पर है। तो आपको मैंने क्या कहा कि आर्द्रता कम, है ना। ये देखिए 100% आर्द्रता नहीं, 100% आर्द्रता है नहीं। 100% आर्द्रता होगा तो वर्षा होगी। याद रखना है कि अगर 100% वायु आर्द्र हो गया तो वर्षा
होगी, है ना, एकदम याद रखिएगा इस कंसेप्ट को। तो बच्चे 20% आर्द्रता हो गया और टेम्परेचर भी अधिक होगा, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। 20% आर्द्रता होगा और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, आर्द्रता कम होना चाहिए, तापमान अधिक होना चाहिए, उतना ही आपको जल्दी सूखेगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। करा धारा रेखीय प्रवाह, ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह। अब ये क्या होता है? तो धारा रेखीय प्रवाह, ध्यान देना है, धारा रेखीय प्रवाह, ये देखिए, ये आपको परत चल रहा है और ये दूसरा परत है ना, दूसरा परत है किसका? तरल का, तरल की परतें हैं। ये तीसरा परत है तरल का, ये देखिए चौथा परत है तरल का, है ना, ये डिफरेंट परत है। और ये देखिए पहला परत, दूसरा परत, ये तीसरा परत हो गया, चौथा परत हो गया। ठीक है, नहीं देखिएगा समझ में नहीं आएगा, और आपको देखना चाहिए बच्चे, है ना। देखिए एकदम देखिए, ये देखिए, ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं और ये पॉइंट ले लेते हैं। हर परत का वेग नियत बिंदु पर, ये देखिए बिंदु नंबर मान लेते हैं क्या है? ए है। इस बिंदु पर सबका वेग, सबके हर परत का वेग क्या होगा? समान हो जाए, है ना। इस बिंदु ए पर सबका वेग एक समान हो जाए, इस बिंदु बी पर सबका वेग एक समान हो जाए। जरूरी नहीं है कि यहां जो वेग है यहां भी वही हो, है ना। हर परत का वेग निश्चित बिंदु पर समान हो जाए। तो ऐसे तरल के प्रवाह को आप क्या कहते हैं? तो इस प्रवाह को आप, ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। फिर से मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, देखिए मेरे तरफ, क्या मैं कह रहा हूं, मेरे तरफ देखिएगा आप लोग, क्या मैं कह रहा हूं कि यदि तरल के परतों का वेग, तरल के परतों का वेग, है ना, वेग नियत बिंदु पर नियत हो, है ना, निश्चित बिंदु पर नियत हो या नियत बिंदु पर नियत हो, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। यदि तरल के परतों का वेग नियत बिंदु पर क्या हो जाए? तो नियत हो जाए, नियत बिंदु पर नियत हो, है ना, नियत हो, है ना, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। एकदम याद रखना, धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। देखिए, है ना, अब बोले कि सर, ठीक है, कैसे निकालेंगे इस प्रश्न का आंसर, कैसे निकालेंगे? हाँ, हथौड़ियां मार लेंगे? नहीं। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं, मेरी बात समझिएगा। रेनॉल्ड्स संख्या मैं यूज कर रहा हूं, रेनॉल्ड्स नंबर, है ना, रेनॉल्ड्स नंबर धारा रेखीय प्रवाह के बारे में बताता है। रेनॉल्ड्स नंबर धारा रेखीय प्रवाह के बारे में बताता है, धारा रेखीय प्रवाह के बारे में बताता है। एकदम याद रखना है, धारा रेखीय प्रवाह के बारे में बताता है, ये ध्यान में रखनी है आपको। रेनॉल्ड्स नंबर धारा रेखीय प्रवाह के बारे में बताता है, धारा रेखीय प्रवाह के बारे में बताता है। क्या बताता है? प्रवाह के बारे में बताता है। ये कि क्या बता रहा है? बताता है। चलिए अब देखिए क्या कह रहे हैं हम कि रेनॉल्ड्स संख्या जितना कम होगा, रेनॉल्ड्स संख्या जितना कम होगा, ठीक है, द्रव की परतें उतना ही धारा रेखीय होगा। रेनॉल्ड्स नंबर जितना कम होगा, जितना कम हो जाए, ठीक है, आपको प्रवाह धारा रेखीय, और जितना अधिक होगा प्रवाह विक्षुब्ध हो जाएगा। यानी हर परत का वेग हर बिंदु पर भिन्न भिन्न अगर हो जाए तो उसे विक्षुब्ध प्रवाह या टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो रेनॉल्ड्स संख्या जितना कम, प्रवाह धारा रेखीय। अब बोलिए कि सर रेनॉल्ड्स संख्या कैसे निकालेंगे? धारा रेखीय होगा। अब देखिए रेनॉल्ड्स संख्या कैसे निकालेंगे? तो रेनॉल्ड्स संख्या निकालने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। ये देखिए, ये है क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग है। इससे ऊपर अगर तरल का प्रवाह है तो क्या होगा? तो इससे ऊपर जो है उसको बोलते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध प्रवाह, मैंने क्या कहा? विक्षुब्ध प्रवाह, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं इसको, है ना। तो एक नियत वेग जिससे ऊपर तरल का प्रवाह विक्षुब्ध हो, जिससे नीचे तरल का प्रवाह क्या होगा? धारा रेखीय होता है। यानी ऐसा तरल का वेग जिससे ऊपर तरल का प्रवाह विक्षुब्ध और जिससे नीचे तरल का प्रवाह हो, अगर तो वेग हो, तो उसे धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। ये दोनों कंसेप्ट याद रखना है। VC बराबर होता है क्या? तो ये देखिए रेनॉल्ड्स संख्या, ठीक है, VC इज इक्वल टू आर ईटा अपॉन रोडी होता है, जहां आर रेनॉल्ड्स संख्या है, ईटा जो है श्यानता गुणांक है। ईटा क्या है? श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक है, ईटा श्यानता गुणांक है। और रो क्या है? तो तरल का घनत्व है, तरल का घनत्व होता है, तरल का घनत्व होता है। और यहां पर आपको डी क्या है? तो डी जो है पाइप का व्यास है, पाइप या क्षेत्र का व्यास है, पाइप का व्यास होता है।
ये देखिए, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अब इसको हम यहां ले रहे हैं, इस फॉर्मूले को यहां हम ले रहे हैं। अब क्या निकाल रहे हैं? एकदम सिंपल है। क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल लेते हैं क्या, तो हम निकाल लेते हैं आर का वैल्यू। आर बराबर हो गया, क्या हो गया, तो वीसी इंटू, है ना, क्या हो गया, तो रो इंटू डी अपॉन ईटा हो गया। यही याद रखना है। अब देखिए, यही फॉर्मूला मैंने वहां से निकाल लिया क्रांतिक वेग से। अब देखिए जरा मेरी बात समझिएगा अच्छे से। आर का मान कम होगा तभी धारा रेखीय होगा, आर का मान कम होगा तो धारा रेखीय होगा, तो रो का मान कम होना पड़ेगा, यानी घनत्व कम होना पड़ेगा। घनत्व क्या होगा, कम होना पड़ेगा। घनत्व कम होगा तभी धारा रेखीय होगा। और ये देखिए श्यानता आपको अधिक होना पड़ेगा। श्यानता अधिक, जितना ये कम होगा उतना ही ईटा का मान या श्यानता क्या होगा, अधिक होगा। अब प्रश्न पर आइए, उच्च घनत्व नहीं, निम्न घनत्व मैंने कहा है ना, निम्न घनत्व और क्या होगा, उच्च श्यानता। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो इज यूनिफॉर्मली ग्रेटर फॉर फ्लूइड्स विथ, ठीक है, लो डेंसिटी एंड हाई विस्कोसिटी। लो डेंसिटी एंड हाई विस्कोसिटी फॉर्मूला एकदम नोट डाउन कर लेना है। यहां से क्या क्या सीख रहे हैं? पहला सीखिए धारा रेखीय प्रवाह, यानी ठीक है, तरल के विभिन्न परतों का वेग नियत बिंदु पर यदि नियत होता है तो ऐसे प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। अगर नियत नहीं होता है तो क्या होगा, ऐसे प्रवाह को आप विक्षुब्ध या टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और फिर मैंने कहा रेनॉल्ड्स नंबर, मैंने कहा कि देखिए रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह को बताता है, धारा रेखीय प्रवाह को बताता है। और ये क्या कहता है कि जितना रेनॉल्ड्स संख्या कम होगा धारा रेखीय प्रवाह उतना ही अधिक होगा, तरल उतना ही धारा रेखीय होगा। और बच्चे फिर मैंने एक वेग यूज किया यहां पर, इस वेग को मैंने कहा क्रांतिक वेग। कौन सा वेग कहा, क्रांतिक वेग कहा। और क्रांतिक वेग में मैंने क्या कहा कि देखिए, ठीक है, तरल का ऐसा प्रवाह या ऐसा वेग जिससे ऊपर, ठीक है, क्या होगा, प्रवाह धारा विक्षुब्ध हो जाए, जिससे नीचे धारा रेखीय होगा। और इस क्रांतिक वेग का मैंने फॉर्मूला लिखा, VC बराबर आर ईटा अपॉन रो डी, जहां मैंने कहा कि आर रेनॉल्ड्स संख्या है, ईटा जो है वह क्या है, तो श्यानता गुणांक है, रो क्या है, तो तरल का घनत्व है, डी क्या है, तो पाइप का व्यास है। और मैंने ये फॉर्मूला निकाल लिया रेनॉल्ड्स संख्या का, और इस पर एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि निम्न घनत्व और उच्च श्यानता होगा तो ऐसे प्रवाह को आप क्या कहेंगे, तो धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। चलिए अच्छी बात, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। विद्युत के अच्छे चालकों में, ठीक है, उपस्थित बंध का प्रकार क्या होता है? अच्छा, विद्युत टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर कौन होता है भाई मेरे, गुड कंडक्टर कौन होता है ना, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, मेटल्स। गुड कंडक्टर्स आर मेटल्स, मेटल्स होता है ना, ये आपने पढ़ रखा होगा। यानी धातु जो है वो अच्छा चालक होता है। धातु क्या होता है, अच्छा चालक होता है। याद रखना है कि धातु आपका अच्छा चालक होता है। और धातु में कौन से बंधन पाए जाते हैं, तो धातु में एकदम याद रखना है कि धातु में, ठीक है, धात्विक बंध, मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, धात्विक बंध पाया जाता है ना, धात्विक बंध पाए जाते हैं, है ना, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं इसको। तो ठीक है, आपको मेटेलिक बॉन्ड क्या इसमें है, आयनिक बॉन्ड नहीं है। ये क्या होता है, तो आयनिक बॉन्ड होता है कि एक तत्व का परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, धनात्मक आयन बना लिया, दूसरे तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ऋणात्मक आयन बन गया, और यह आयनिक बंधन कहलाता है। यानी धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच बनने वाले बंधन को आप आयनिक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा बनने वाला बंधन, है ना, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा बनने वाला बंधन, द्वारा बनने वाला बंधन, ये ध्यान में रखना, बनने वाला बंधन। याद रखिएगा कि आयनिक यौगिक जो होता है ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होगा, लेकिन द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है ना, द्रवित अवस्था में। लेकिन इसको द्रव में बदलना पड़ेगा, ये आयनिक बंधन टूट क्या होगा, आयनित हो जाता है। ये आयन वहां करेगा, यहां बंधन नहीं करेगा बच्चे, ये क्या करेगा, आयन करता है। तो आयनिक यौगिक के द्रवित अवस्था में आयन के द्वारा, ठीक है, क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। वैन डर वाल बंध क्या होता है, तो अणुओं के बीच बंधन होता है। मान लीजिए CO2 है ना, ये गैस अवस्था में रहता है, और इस CO2 को आपने किस में बदल लिया, ड्रा आइस में बदल लिया, है ना। तो क्या होगा, तो जैसे ड्रा आइस में यानी शुष्क बर्फ में आपने बदला, तो दो अणुओं के बीच एक बंधन लगेगा, संपर्क क्षेत्र के बढ़ने के कारण एक बंधन लगेगा। यानी अणुओं के बीच बंधन या यौगिकों के बीच बनने वाले बंधन को आप क्या कहते हैं, तो वैन डर वाल बंध कहते हैं। एकदम ध्यान में रखना है इसको, है ना। तो क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के कारण बंधन, सहसंयोजक बंधन, इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः दान और ग्रहण के कारण बनने वाला बंधन आयनिक बंधन, और वैन डर वाल बंध होता है
क्या कि यौगिकों के बीच संपर्क क्षेत्रफल के बढ़ने के कारण, ठीक है, बनने वाला बंधन। ये अणुओं के बीच नहीं लग रहा, ये परमाणुओं के बीच नहीं लग रहा है, ये या तो अणुओं के बीच लगेगा या यौगिकों के बीच लगने वाला बंधन होता है। और ठीक है, मैंने पहले ही कर दिया, तो कोई भी बंधन आपका यहां पर नहीं होगा, है ना। आंसर हो जाएगा प्रयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे चालक में कौन सा बंधन होता है, तो धात्विक बंधन होते हैं। तो एकदम ध्यान में रखना, मेटेलिक बॉन्ड होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, गैस के गतिज सिद्धांत द्वारा परम शून्य ताप क्या होता है। कल भी मैंने आपको पढ़ाया है परम शून्य ताप के बारे में। क्या कहा था मैंने कि अगर मेरी बात याद होगी कल के सेशन का, तो परम शून्य ताप मैंने कहा है कल, क्या कहा है कि थॉमसन ने, ठीक है, विलियम, ठीक है, कैल्विन थॉमसन ने ये सबसे पहले इसका कंसेप्ट दिया था। और क्या दिया था, तो इन्होंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ये क्या हो जाए, तो ये आपको जीरो हो जाएगा, है ना। आपको फिर में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए आयतन इसका जीरो हो जाए, ठीक है, न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, न्यूनतम संभव ताप होता है। ये कौन सा ताप है, तो ये न्यूनतम संभव ताप है। और इन्होंने क्या कहा, कि इन्होंने कहा कि देखिए, ठीक है, यहां पर क्या होगा, तो गैसों के सारे गुण, है ना, गैसों के सारे गुण समाप्त हो जाते हैं, सारे गुण समाप्त, गुण समाप्त। और ठीक है, आपको गैसों का सारा गुण समाप्त हो जाता है। इस तापमान को क्या कहते हैं, तो परम शून्य ताप कहते हैं। और परम शून्य ताप का जो वैल्यू होता है वह 0 केल्विन होगा, या -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ये किसने कहा, तो थॉमसन महोदय ने कहा था, है ना। अब आते हैं, पानी जम जाता है, पानी से कोई लेना देना नहीं है। द्रव हीलियम जम जाता है, कोई लेना देना नहीं है, है ना। और अणुओं की गति बंद हो जाती है, ये सही है ना। ये मैंने कहा न्यूनतम संभव काइनेटिक एनर्जी ही ऑफ गैस ही जीरो होगा, तो गैस अणु गति करेगा ही नहीं। और ये वैल्यू कितना होता है ये भी मैंने पढ़ाया है और बताया है कि या तो 0 केल्विन बोलिए या -273.15 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। यानी द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टॉप्स, एकदम याद रखना, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो क्या होगा, तो गैस का सारा गुण समाप्त हो जाता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आपको। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं, कारण जब कॉपर सल्फेट, ठीक है, विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर और फेरस सल्फेट बनते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, यानी व्हेनेवर ए पीस ऑफ आयरन, कई बार हमने पढ़ा है इसको, ठीक है। ये देखिए, ये कॉपर सल्फेट है, और कल भी बताया था शायद मैंने, ये नीला रंग का है, नीले रंग का, है ना, कॉपर सल्फेट। और इसका यूज करते हैं कवकनाशी में, फंगिसाइड्स में इसका यूज किया जाता है बृहद पैमाने पर। और इसको ले लिए, इसमें लोहा ले लिए। और मैंने कहा था कि देखिए लोहा क्या है, क्रियाशील है कॉपर से, है ना। तो ये क्या करेगा कि कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा और खुद ब खुद फेरस सल्फेट बना लेगा। और इस विलयन का कलर क्या हो जाएगा, तो हरा रंग का हो जाएगा, हरा रंग का हो जाता है। और ये कॉपर क्या होगा, तो इस पर एक भूरे रंग का परत जमा लेगा, भूरा रंग का परत जमा लेगा, है ना, भूरा रंग का परत बना लेगा। तो इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो ये क्रियाशील धातु है, कौन, लोहा, किससे, कॉपर से। इसीलिए इसने, ठीक है, कॉपर को विस्थापित कर खुद ब खुद, ठीक है, यौगिक का निर्माण कर रहा है ना। ये लोहा जो है Fe अधिक क्रियाशील है, एकदम याद रखना, अधिक क्रियाशील है, किससे, तो कॉपर से, अधिक क्रियाशील है, किससे है, तो कॉपर से। इसीलिए क्या हुआ, तो ये विस्थापित कर खुद ब खुद यौगिक का निर्माण करता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया या रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, या इसको ज्यादा बेहतर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, रिएक्शन कहा जाता है। और बाकी तो कुछ भी बोल दीजिए। योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, तो ये देखिए, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, आपको अभिकारक आपस में जुड़ करके एक यौगिक का निर्माण करेगा। ये देखिए CaCO3 बना लिया। उसमें वियोजन क्या कहता है, तो आपको या तो टेम्परेचर ले लीजिए, या आप ले लीजिए, ठीक है, टेम्परेचर या हीट ले लेंगे, या आप ले लीजिए लाइट ले लीजिए, और या आप ले लीजिए इलेक्ट्रिक करंट, और किसी यौगिक को आप तोड़ लेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक करंट ले लेंगे, और इसके प्रभाव से किसी यौगिक को 2 या 2 से अधिक घटकों में तोड़ लेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया को थर्मल डिसोसिएशन या उसमें वियोजन कहा जाता है। तो यहाँ केवल हीट लिया जा रहा है ना, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन, है ना। इसको पूरे बोलेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन, और जिसमें हीट लेंगे उसको बोलेंगे हीट डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। तो आसान सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछता है इस तरह का सवाल, तो आपको गड़बड़ नहीं करना है। चलिए
अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अच्छी बात है, लाल को नीला करता है यानी टर्न्स रेड लिटमस, ठीक है, इनटू ब्लू। और आपको बहुत बार मैंने कहा है, देखिए लिटमस पत्र है ना, लिटमस पत्र मैंने बहुत बार चर्चा की है लिटमस पत्र पर, और मैंने कहा है कि देखिए क्या होता है, तो अनिल अनिल और नील बराबर चर्चा मैंने किया है, यानी ओ से अम्ल हो गया, एसिड हो गया, और ये क्या करता है, तो आपको ठीक है ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, नो से नीला और लो से लाल हो गया। और इधर क्या होगा, बेलन है ना, बेलन बराबर मैंने चर्चा किया है कि ये देखिए बॉ से क्या हुआ, बेस हो गया, बेस बेस क्या करेगा, तो रेड लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा। और बेस का जो पीएच मान होता है 7 से 14 के बीच होता है, 7 नहीं होगा, 7 से 14 के बीच होता है। और ठीक है एसिड का जो पीएच होता है 0 से 7 के बीच होता है, 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल या उदासीन होगा, इसका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब प्रश्न पर आइए, प्रश्न देखिए कितना आसान है, कह रहा है कि ठीक है एक पीएच मान, यानी ये क्या है कि लाल को नीला कर रहा है, यानी बेस है, और इसका पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक और 14 के बीच में है, 7 से 14 के बीच है, तो 7 से 14 के बीच तो एक ही आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये एसिड होगा, ये भी एसिड होगा, और ये क्या होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, स्ट्रॉन्ग। और ये क्या होता है, वीक वीक, ठीक है, वीक एसिड के आसपास होगा, है ना, ठीक है, वीक एसिड के आसपास होगा। और ये क्या होगा, तो वीक बेस होगा, वीक बेस होता है, वीक बेस होता है ना, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड या वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस, इसका पता कौन करता है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, एकदम याद रखना है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है इसको सार्वत्रिक, ठीक है, आपको सूचक कहा जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, इंडिकेटर होता है, और यही आपको पता करता है किसके बीच अंतर करता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, फिर क्या हुआ वीक एसिड और वीक बेस का पता करता है, एकदम याद रखना है। बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि ठीक है आपको कमजोर अम्ल, कमजोर क्षारक का आपको प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के बीच अंतर कौन सा इंडिकेटर वास्तविक रूप से करता है, तो ये रंग परिवर्तन द्वारा, ध्यान में रखना है, रंग परिवर्तन द्वारा यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है यह पता कर देगा कि कौन सा अम्ल कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कितना ज्यादा वीक है, तो ये पता कर देता है, कितना आपको क्षारक कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कितना ज्यादा कमजोर है, ये बता देता है। तो डिस्कशन में आएगा ही आगे क्वेश्चन, तो कर लेंगे इसको। यहां देखिए निम्न में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, तो मैंने कहा है कि देखिए धातु की क्रियाशीलता, ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, धातु की क्रियाशीलता श्रेणी, और बराबर आपको क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है, इस पर आधारित है धातु की क्रियाशीलता श्रेणी, और इसको एकदम याद रखना है। सबसे ज्यादा क्रियाशील के, ना, उसके बाद का, उसके बाद मग, उसके बाद अल, है ना, अल, उसके बाद जन, है ना, जन हो गया, उसके बाद फे, उसके बाद क्या हुआ पब, उसके बाद क्या हुआ एच, उसके बाद क्या हुआ कु, उसके बाद हज, उसके बाद अज, और उसके बाद औ होता है ना, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। तो ये अक्रियाशील धातु कौन हो गया, सोना, सोना सबसे अक्रियाशील धातु। और आपको पोटेशियम क्या हुआ, सर्वाधिक क्रियाशील, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो आपको सर्वाधिक क्रियाशील धातु हो गया आपका पोटेशियम, है ना। अब प्रश्न पर आइए, यहां देखिए प्रश्न पर आते हैं, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, AgNO3, है ना, अच्छी बात है AgNO3, ठीक है, आपको कॉपर, तो यहां देखिए AgNO3 कॉपर क्या है, तो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, Ag से, तो ये क्या करेगा, ठीक है, आपको Ag को डिस्प्लेस कर खुद ब खुद जुड़ जाएगा और CuNO3 बना लेगा, तो ये सही है ना। फिर और देखते हैं, ये देखिए MgCl2 और एल्युमिनियम, तो बच्चे यहां देखिए MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम, MgCl2 है ना, MgCl2, ये देखिए MgCl2 है और एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ज्यादा, ठीक है, रिएक्टिव नहीं है किससे, तो आपके, ठीक है, मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है, यानी मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है किससे, एल्युमिनियम से, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देगा। अब यहां पर आते हैं फेरस सल्फेट और सिल्वर, सिल्वर कम क्रियाशील है किससे, फेरस से, तो आपको ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देगा। केवल डिस्प्लेसमेंट कौन देगा, तो AgNO3 और कॉपर आपस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, क्यों, क्योंकि देखिए कॉपर पहले है, क्रियाशीलता श्रेणी में जो पहले होगा वह क्या होगा,
पीछे अपने से पीछे वाले धातु को विस्थापित कर लवण का निर्माण कर लेता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए और आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं भाई, क्या कह रहा है, एल्युमिनियम है ना, कॉपर और सिल्वर धातुओं की विद्युत तथा उष्मीय चालकता का क्रम क्या होगा। ये बराबर क्वेश्चन पूछता है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ, क्या, तो आपको मेटल के कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। अच्छा प्रश्न है ना। क्या करेंगे हम लोग, तो आसान प्रश्न है और आपको केवल दो बातें याद रखनी चाहिए। क्या याद रखनी चाहिए कि सर्वाधिक विद्युत का, ठीक है, सर्वाधिक विद्युत और उष्मा का चालक, विद्युत यानी आपको हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल और, ठीक है, आपको क्या, हीट का यानी उष्मा का चालक कौन होता है, तो ये आपको होता है, ये होता है सिल्वर, है ना, सबसे ज्यादा। उसके बाद क्या होगा, कॉपर, उसके बाद क्या होगा, एल्युमिनियम, देन आफ्टर आपको लोहा होता है। तो ये बातें याद रखनी है आपको, बराबर क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर इसको भी देख लें हम, तो सर्वाधिक क्रियाशील कौन हो गया, तो सर्वाधिक विद्युत का चालक कौन हो गया, सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम। तो आपको यही आंसर मिल गया, है ना। ये भी ध्यान में रखना है आपको। ये याद रखिएगा कि आपका जो सिल्वर होता है Ag, इसकी परमाणु संख्या 47 है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मुद्रा धातु है, मुद्रा धातु इसको कहते हैं, कॉइनेज मेटल कहते हैं, बराबर मैं बताता रहता हूं। और फर्स्ट बी या 11वें वर्ग का तत्व है, 11वें वर्ग का तत्व होता है, बराबर क्वेश्चन पूछता है ना, ये बराबर पूछेगा आपसे। और कॉपर जो है ये भी आपको मुद्रा धातु है, 11वें वर्ग का ही तत्व है और इसकी परमाणु संख्या 29 है ना, 29 इसकी परमाणु संख्या है। और एल्युमिनियम तो आपको पता है 13वें वर्ग का तत्व है, या उभयधर्मी धातु है, ये भी ध्यान में रखना है, या उभयधर्मी एम्फोटेरिक मेटल है ना, ये आपको क्या है, उभयधर्मी धातु है, यानी इसका जो ऑक्साइड होता है Al2O3, इसका जो ऑक्साइड होगा ये दोनों तरह से बिहेव करेगा, आइदर इट एक्ट्स एज एसिड और आइदर इट एक्ट्स एज बेस, है ना। तो ये ध्यान में रखनी है, या उभयधर्मी धातु है, यानी एम्फोटेरिक मेटल है, उभयधर्मी धातु होता है ना। क्यों, क्या होता है उभयधर्मी, क्योंकि इसके ऑक्साइड आपको, ठीक है, क्या होगा, तो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ये देखिए, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, या द नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स इन अ, ठीक है, एसिटिक एसिड। अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है। और थोड़ा सा अगर जान लेंगे कि अम्लीयता कौन करता है, तो एसिडिटी याद रखना है आपको, एसिडिटी या एसिडिक बिहेवियर, है ना, अम्लीय व्यवहार कौन करता है, तो एसिडिक बिहेवियर जो होता है बच्चे मेरे, एकदम याद रखना है कि अम्लीय व्यवहार आपको कौन उत्पन्न करेगा, तो अम्लीय व्यवहार है ये उत्पन्न करने का काम करता है, ये व्यवहार उत्पन्न करने का काम कौन करता है, तो यह विस्थापनशील हाइड्रोजन, एकदम ध्यान में रखना है, विस्थापनशील हाइड्रोजन ये काम करता है, हाइड्रोजन आयन करेगा ये काम। जो जितना ज्यादा, है ना, जो जितना याद रखिएगा, जो जितना ज्यादा क्या करेगा, तो H+ आयन विस्थापित करेगा, H+ आयन को का विस्थापन करेगा, वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा, एकदम ध्यान में रखना, वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा। बोले कि सर ये कहां से आप बोल रहे हैं अधिक अम्लीय होगा, ये कहां से आप कह रहे हैं, है ना। तो हम, मेरे पास में एक और क्या है, औजार है। क्या औजार है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं उस औजार को, क्या जानते हैं कि pH बराबर क्या होता है, pH बराबर, ठीक है, -log H+ आयन कंसंट्रेशन होता है। और मैं इसको और सिंपलाइज कर देता हूं, 1/H+ आयन कंसंट्रेशन, यानी जिसमें जितना ज्यादा, ठीक है, क्या होगा, तो जितना ज्यादा H+ आयन होगा उसका pH मान उतना ही कम होगा और वह उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, है ना। ये बिहेवियर ध्यान में रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब आते हैं एसिटिक अम्ल पर, और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH होता है ना, ये सूत्र है। और ये टूट गया, है ना, जलीय विलयन में ये क्या करेगा, टूटेगा और ये बना लेगा CH3COO-, है ना।
और ये H+ आयन में टूट गया। ये मत समझिएगा कि ये एल्काइल से भी हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, एल्काइल से कभी भी हाइड्रोजन अलग नहीं होगा। ये आसानी से अलग तो होगा ही होगा, लेकिन आसानी से ये अलग नहीं होगा। ये क्या है, तो ये नेगेटिव आयन है और ये पॉजिटिव आयन है। यानी सिंपली तौर पर एक हाइड्रोजन आयन ठीक है देता है। यानी आसानी से कितना हाइड्रोजन आयन देगा, तो आसानी से एक हाइड्रोजन आयन देगा। इसीलिए ठीक है यह क्या होगा, तो बच्चे मेरे ठीक है कह रहा एसिडिक हाइड्रोजन इसमें कितना होगा, तो केवल और केवल एक होगा। और यही इसको हल्का अम्लीय बनाता है। और ये कार्बनिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है। तो ये वीक एसिड होता है। ध्यान में रखना है कि सभी कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, तो कमजोर अम्ल होते हैं। वीक एसिड होता है, कमजोर अम्ल होता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, वीक एसिड होता है। मैंने क्या कहा कि सभी कार्बनिक एसिड जो होता है, कार्बनिक अम्ल जो होता है, वह क्या होगा आपको, ठीक है वीक एसिड होता है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, आसान है, बन जाएगा तुरंत। अब देखिए इसमें क्या कहना, कैसे नामकरण करेंगे, ठीक है नामकरण करेंगे तो जहां डबल बॉन्ड निकट हो, ये देखिए यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4 पर डबल बॉन्ड है। जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो उधर से आपको नंबरिंग करना है, नंबर पुट कर दीजिए। यहां देखिए 1 2 है ना, 2 पर डबल बॉन्ड आ गया, 3 4 5 और 6, ये 6 है ना। किस पे डबल बॉन्ड है, तो दूसरे पर डबल बॉन्ड है। कितना कार्बन चेन है, तो कार्बन चेन में कितना कार्बन है, तो 6 है। तो इसको क्या कहेंगे, तो हेक्स कर दीजिए, हेक्स कर दीजिए। कितना पर डबल बॉन्ड है, तो 2 पे डबल बॉन्ड है, तो हेक्स 2 इन भी कर सकते हैं या 2 हेक्सीन भी कर सकते हैं। तो जो करना है आप कर सकते हैं। यानी दोनों आपको क्या हुआ, इसका आयुपेक नाम होता है। यानी चूंकि डबल बॉन्ड है इसीलिए आपने क्या कहा, इसको ENE इन कर दिया, ENE इन कर दिया। तो ये ध्यान में रखना है आपको। कभी कभी क्या होता है कि अगर बीच में लेंगे इसको तो EN कर देते हैं, तो चूंकि बीच में नहीं ले रहे हैं, लास्ट में लेके जा रहे हैं, इसीलिए ENE ही छोड़ देते हैं, ENE ही छोड़ देते हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि ये क्या होगा, तो 2 इन हो जाएगा, 2 इन हो जाएगा, है ना। ये याद रखिएगा, ध्यान में रखना किस तरह से आयुपेक नेमिंग करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो उधर से नंबरिंग कर दीजिए और ठीक है आपको बिठा दीजिए। और क्या करेंगे, सबसे पहले जितना चेन में कार्बन है उसको लिखेंगे, देन आफ्टर कहां पर डबल बॉन्ड है उसको लिखेंगे, है ना। और फिर जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड जो भी है उसको लिख देंगे, वही आपका यौगिक का नाम हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं भाई। भारी पानी वह पानी होता है, अच्छा भारी पानी जो होता है, थोड़ा सा कैरेक्टर देख लीजिए कि भारी पानी D2O होता है ना। ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, अच्छी बात है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ये ड्यूटेरियम क्या है, तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, एकदम ध्यान में रखना है। ये हाइड्रोजन का क्या है, समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक, हाइड्रोजन का समस्थानिक है, एकदम ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन का आइसोटोप है, आइसोटोप होता है, अच्छी बात है। अब थोड़ी सी और बातें जानते हैं। ये जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ठीक है, आपको कैसे बनता है, तो ठीक है बार बार याद रखिएगा, बार बार है ना, रेगुलर वे में बार बार, ठीक है, किसका, तो जल का क्या करने पर, विद्युत अपघटन कराने पर, इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर, विद्युत अपघटन कराने पर, ठीक है, विद्युत अपघटन कराने पर किसका निर्माण होता है, तो आपको विद्युत अपघटन कराने पर, एकदम ध्यान में रखना है, विद्युत अपघटन कराने पर, है ना, कराने पर आपको D2O बनता है, D2O बनता है, एकदम ध्यान में रखना है। बहुत अच्छी बात है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है, तो बार बार जल का आपने क्या कर दिया, तो विद्युत अपघटन कराते हैं, तो आपको किसका निर्माण हो गया, तो इसका निर्माण हो जाएगा, D2O का निर्माण हो जाएगा। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये भी बराबर पूछेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस, एकदम ध्यान में रखना है, 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसका घनत्व कितना होता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। डेंसिटी जो होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है और ये होता है 1 ठीक है 0.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, थोड़ा सा, क्योंकि जल का घनत्व कितना होता है, सामान्य जल का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और यहां पर इसका घनत्व क्या हुआ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। और इसका आपको ठीक है फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, तो ये होता है 3.2 डिग्री सेल्सियस। जनरली जल का कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य जल का, लेकिन इसका कितना होता है, तो 3.2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उपयोग किस में करते हैं, तो जनरली इसका उपयोग 2 कामों में बृहद रूप से करते हैं, मंदक में, मॉडरेटर में,
और ठीक है, मंदक में भारत में बहुत ज्यादा यूज होता है मंदक में, है ना, और दूसरा यूज करते हैं शीतलक में, कूलेंट में, किसमें, तो ये दोनों आपको नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग होता है, मॉडरेटर एंड कूलेंट में इसका यूज करते हैं। अब देखिए प्रश्न आते हैं, जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर हो, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, जिसमें कैल्शियम, गलत बात है ना, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, यानी आपको ठीक है, हेवी वाटर इज द वाटर विच इज ठीक है इन विच ठीक है आपको हाइड्रोजन का जो प्लेस है उसका आइसोटोप ले लेता है, और इस आइसोटोप का नाम क्या है, ड्यूटेरियम। क्या नाम है, ड्यूटेरियम है। और इसका अनुभार कितना होगा, तो अनुभार होता है 2 गुना 2 प्लस 16, यानी कुल मिला के 20 AMU इसका ठीक है क्या होगा, तो इसका अनुभार हो जाता है। तो अच्छा प्रश्न है, बराबर पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, करा कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है ना, ये मेटल रिएक्ट्स विथ, ये देखिए मेटल कह रहा है, तो क्या कार्बन मेटल है, नहीं है, सिलिकॉन मेटल है, नहीं है, कैल्शियम मेटल है, यही आंसर आपको हो गया। लेकिन चूंकि 5 ऑप्शन का क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर 4 ऑप्शन का रहता तो हम निकल जाते हैं यहां से, है ना। कह रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय होता है, और यह तत्व क्या हो सकता है, तो जल में विलय होगा। आपको पता है कि कैल्शियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो यह बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, और यह जल में घुलकर ठीक है आपको बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम कहते हैं, यानी जल में यह घुलनशील हो गया, स्लैग्ड लाइम हो गया। इसीलिए आपको 4 हो 5 हो कोई ऑप्शन पर नहीं, ये सेट हो रहा है बी नंबर का, है ना, तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम। तो आसान प्रश्न है, बराबर आपको इस तरह से देखना चाहिए क्या आंसर होगा, नहीं होगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि अयस्क का सांद्रण, सांद्रण मतलब आपको क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ाना, यानी आपको पता होनी चाहिए कि अयस्क और क्या होता है, तो और ठीक है, और जो होता है इससे धातु, है ना, इससे धातु सरलता और सुविधाजनक तरीके से, धातु सरलता, एकदम याद रखना, सरलता मतलब सिंपल वे में, है ना, सरलता या सुविधाजनक तरीके से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे पदार्थ को सुविधाजनक तरीके से प्राप्त किए जाते हैं, तो है ना, तरीके से प्राप्त होता है। तो ऐसे पदार्थ को आप क्या कहते हैं, तो आपको ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं अयस्क। एकदम याद रखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, है ना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब क्या करेंगे, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, है ना, लौह अयस्कों का सांद्रण करते हैं। याद रखना है, लौह अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा करते हैं, तो लौह अयस्कों का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा कहते हैं। यानी आपको जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होगा, फेरोमैग्नेटिक जो ओर्स होगा लौह अयस्क, उसका सांद्रण आप किसके द्वारा करते हैं, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं। झाग उत्प्लावन विधि द्वारा, तो सल्फर अयस्कों का, याद रखना, सल्फाइड अयस्कों का निष्कर्षण किसके द्वारा करते हैं, तो सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण आपको झाग उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। और ये देखिए वर्जन क्या होगा, तो ऑक्साइड अयस्कों का या कार्बोनेट अयस्कों का, ऑक्साइड ठीक है अयस्कों का सांद्रण आप किसके द्वारा करते हैं, तो इस वर्जन विधि द्वारा करते हैं, है ना। तो आपको सभी, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, सब आपको अयस्कों के सांद्रण की विधि है, इसीलिए आपको आंसर क्या होगा, डी नंबर मारिएगा आंसर। लेकिन बच्चे यहां एक चीज आपको जान लेनी है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, बराबर आपको फंसाएगा क्वेश्चन। एक है भर्जन, इसको बोलते हैं रोस्टिंग, है ना, तो अयस्कों को वायु यानी ऑक्सीजन की अधिकता में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करना। यानी भर्जन में क्या होता है कि आपको मेल्टिंग पॉइंट से आप क्या करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे पदार्थ को गर्म करते हैं, और यहां एयर तो चाहिए, एयर बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, तो ऐसी प्रक्रिया को आप भर्जन कहते हैं। एक और होता है निस्तापन जो होता है बच्चे, इसमें क्या करते हैं, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, है ना, यहां एयर दे भी सकते हैं या सीमित मात्रा में एयर देते हैं, और ठीक उच्च ताप पर गर्म करते हैं। ये बराबर पूछता है एग्जाम में। और प्रगलन, इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। सांद्रित अयस्क को ठीक है उचित गालक, बच्चे ठीक है अशुद्धियों को घुलाने वाले पदार्थ को आप गालक कहते हैं, तो गालक डालकर हम क्या करते हैं, तो गर्म करते हैं, और आपको जितने भी ठीक है अगलनीय पदार्थ था, यानी जो भी नहीं गल रहा था उसको गला देता है कौन, तो फ्लक्स आपको गला देता है, और तब जाकर के गलनांक से उच्च ताप पर, याद रखना गलनांक से मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर आप गर्म करते हैं, है ना। तो ये देखिए यहां पर याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे
ठीक है, वायु की पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, है ना, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे वायु की सीमित मात्रा या वायु की अनुपस्थिति में, और यहां देखिए कुछ पदार्थ मिलाकर, है ना, वो गलनांक से ऊपर ताप पर आप गर्म करते हैं, तो इस विधि को आप क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। और याद रखना है वर्जन, ठीक, में सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कॉपर फेरस सल्फाइड, ये सब क्या होता है, इसका हम क्या करते हैं, तो आपको, ठीक है, सांद्रण करते हैं। और निस्तापन में किसका करेंगे, तो कार्बोनेट अयस्कों का सांद्रण किया जाता है या ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। और ठीक है, आपको इसमें क्या करते हैं, तो प्रगलन में आपको जनरली, ठीक है, आपको ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो ये बातें याद रखना है, भर्जन, निस्तापन और प्रगलन। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। लेसग्ने परीक्षण, है ना, बड़ा अच्छा है बच्चे। लेसग्ने परीक्षण, लेसग्ने होता है, लेसग्ने परीक्षण किसके साथ किया जाता है? देखिए अच्छा प्रश्न है, क्या कह रहे हैं, मेरी बात समझिए अच्छे से। मैंने क्या कहा कि लेसग्ने परीक्षण का उपयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है? अच्छा प्रश्न है ना। लेसग्ने परीक्षण जो है जनरली ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये नाइट्रोजन, है ना, सल्फर, है, एकदम याद रखिए बच्चे, नाइट्रोजन, सल्फर, है ना, नाइट्रोजन, उसके बाद सल्फर, या आप कह सकते हैं नाइट्रोजन कहिए, सल्फर कहिए, क्लोरीन, है ना, क्लोरीन, है ना, इसके बाद लीजिए बोरोन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। याद रखना है कार्बनिक यौगिकों में, एकदम याद रखिए बच्चे, मेरी बात समझिए अच्छे से, मैं क्या कह रहा हूं कि कार्बनिक यौगिकों में, है ना, कार्बनिक यौगिकों में हम क्या करते हैं, तो बच्चे मेरे नाइट्रोजन की उपस्थिति, सल्फर की उपस्थिति, क्लोरीन की उपस्थिति, ब्रोमीन की उपस्थिति या आयोडीन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए लेसग्ने परीक्षण करते हैं। अब वो बोल सकते हैं मेरे कि सर, ठीक है, इस परीक्षण में करते क्या हैं, तो भाई मेरे, ठीक है, आपको कार्बनिक यौगिक में इन सब पदार्थों का पता लगाते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जो है, कार्बनिक यौगिक, जो भी कार्बनिक यौगिक है उसको सोडियम के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। किसके साथ? सोडियम के साथ, है ना। तो आपको हो सकता है कि सोडियम सल्फाइड बना ले, है ना, यानी सोडियम सल्फाइड बना ले, या हो सकता है क्या कि सोडियम क्लोराइड बना ले, हो सकता है क्या कि सोडियम साइनाइड बना ले, है ना। तो ये सब ध्यान में आपको रखना है कि सोडियम साइनाइड बना ले, तो ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन सा पदार्थ का, तो बच्चे इसमें ये पदार्थ है या नहीं है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, याद रखना है। लेसग्ने परीक्षण में इन सभी तत्वों के बारे में हम पता लगाते हैं कि उस यौगिक में वो उपस्थित है या नहीं है। क्या जी सल्फर की उपस्थिति का पता लगाते हैं? नहीं, है ना। क्या सल्फर की उपस्थिति का पता लगाते हैं? हाँ बच्चे लगाते हैं, है ना। देखिए सल्फर पहले ही है। और क्या जी फास्फोरस का पता लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। क्या जी कार्बन का पता लगाते हैं? तो नहीं लगाते हैं। यानी ये दोनों का पता आप लेसग्ने विधि द्वारा नहीं लगाते हैं, आइदर फास्फोरस और कार्बन। इसीलिए आंसर क्या होगा? आपको डी नंबर होगा बच्चे। तो एकदम ध्यान में रखना है किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। ये नहीं है कि आंसर जो मिल गया वही आंसर मार करके निकल गए, बाद में पता चला सब गलत हो गया। चलिए, पानी के वाष्पीकरण में एंट्रोपी, बड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा जान लेंगे तो कभी भूलिएगा नहीं प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है एंट्रोपी। सबसे पहले बच्चे एंट्रोपी हम लोग देख रहे हैं। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी होता अव्यवस्था, अव्यवस्था यानी अव्यवस्था फैलाना, यानी डिसऑर्डर फैलाना बच्चे, डिसऑर्डर यानी मान लीजिए कहीं पर अचानक बहुत ज्यादा भीड़ लग गया तो जितना भी नियम कानून है वो ताक पर रह जाएगा, यानी डिसऑर्डर फैल जाएगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि जितना ज्यादा, ठीक है, एंट्रोपी का मतलब ही हो गया आपको डिसऑर्डर प्रोड्यूस करना, यानी लॉ ऑर्डर की धज्जियां उड़ा देना। अब देखिए, यदि ठोस है तो आपको सीमित है, यानी सीमित रहेगा, इसका आकार सीमित है। द्रव है तो और भी आकार सीमित रहेगा। लेकिन जैसे ही गैस आ जाए तो आपको पता है कि इसको अगर हीट करेंगे तो क्या होगा? इसमें बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैल जाएगा, यानी डिसऑर्डर फैल जाएगा, रैंडमनेस फैल जाएगा, ठीक है। एंट्रोपी किसको बोलते हैं? तो पदार्थ की, याद रखिए, पदार्थ की अव्यवस्था, है ना, या डिसऑर्डर या रैंडमनेस, है ना, इसी को कहा जाता है क्या? तो इसी को कहा जाता है आपको एंट्रोपी कहा जाता है। ध्यान में रखना है। अब क्या होगा पानी के वाष्पीकरण में? तो पानी जैसे ही वाष्प में बदलेगा, यानी पहले था पानी तो ठीक ठाक अवस्था में था, लेकिन जैसे ही वाष्प में बदल गया तो इसका अणु स्थिर नहीं रहेगा और ये भागेगा इधर उधर, है ना, इधर उधर चारों तरफ भाग गया। तो एंट्रोपी का वैल्यू क्या होगा? तो ये आपको बढ़ जाएगा। तो एकदम ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई मेरे कि
कि एंट्रोपी है क्या, कैसे होगा, तो अब देखिए अगर तापमान घटा देंगे तो एंट्रोपी क्या होगा, घट जाएगा, और जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे तो रैंडमनेस आपको बढ़ जाएगा, तो इसे ही क्या कहते हैं, तो एंट्रोपी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, देखिए एक लाइन अगर कंसेप्ट आपको याद रहेगा तो कभी भी आपको दिक्कत सवाल में नहीं आएगा। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अभिक्रियाएं जिनका मानक ऊर्जा है ना परिवर्तन हमेशा शून्य से कम होता है। अब थोड़ा सा इस प्रश्न को देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा बच्चे, ये देखिए अभिक्रिया, अभिक्रिया मेरी बात समझिए अच्छे से, नहीं तो ठीक है फिर आप परेशान हो जाइएगा। अभिक्रिया जो होता है आपको पता है दो मोड में होता है, एक तो अभिकारक हो गया और दूसरा क्या होगा बच्चे, अभिकारक हो गया, दूसरा प्रतिफल हो गया, है ना, प्रतिफल। यानी अभिकारक से किसका निर्माण हुआ, तो प्रतिफल का निर्माण हुआ। अब मेरी बात समझिएगा अच्छे से, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, कह रहे हैं कि यहां जो ऊर्जा होगा, मान लीजिए ये ऊर्जा E1 है ना, और यहां ऊर्जा क्या हुआ E2 है ना, तो ये ऊर्जा में परिवर्तन को, है ना, ऊर्जा में परिवर्तन को मानक ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं, है ना। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक की ऊर्जा और प्रतिफल की ऊर्जा के बीच अंतर को मानक ऊर्जा परिवर्तन कहा जाता है। बच्चे एकदम इंपॉर्टेंट है, क्या मैं कह रहा हूं, क्या मैं कह रहा हूं कि देखिए मानक ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, मानक ऊर्जा परिवर्तन किसे कहते हैं, तो भैया मेरे ठीक है दो बातें मैंने यहां पर रिपीट किया। क्या मैंने रिपीट किया कि ठीक है आपको अभिकारक की ऊर्जा, किसकी ऊर्जा, तो अभिकारक की ऊर्जा और प्रतिफल के ऊर्जा के बीच अंतर एवं प्रतिफल के ऊर्जा के बीच अंतर, इसी को कहते हैं प्रतिफल के बीच की ऊर्जा का अंतर, के बीच की ऊर्जा का अंतर, है ना, ऊर्जा का अंतर, इसे आप कह देते हैं, क्या कह देते हैं, अंतर ही आपको कहलाता है, ठीक है, मानक ऊर्जा परिवर्तन, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, इसको हम ई मान लेते हैं या डेल्टा ई मान लेते हैं, डेल्टा ई मान लेते हैं। जनरली इसको क्या माना जाता है, तो इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, जी कहा जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी इसको कहते हैं, जी के द्वारा इसको डिनोट करते हैं। यानी एक और वर्ड यूज किए यहां पर, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, मेरी बात समझिए अच्छे से, फ्री एनर्जी। अब देखिए बच्चे मेरे एकदम याद रखना है, क्या मैं कह रहा हूं कि यदि गिब्स फ्री एनर्जी, ध्यान में रखना है, यदि गिब्स फ्री एनर्जी जो है यह क्या हो, तो लेस देन जीरो हो जाए, है ना। गिब्स फ्री एनर्जी अगर लेस देन जीरो हो जाएगा तो आपको कैसा अभिक्रिया होगा, तो उष्माक्षेपी, कैसा अभिक्रिया होगा, उष्माक्षेपी, और इसमें प्रतिफल की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी आपको यहां जो है प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो क्या होगा, अधिक हो जाएगा, प्रोडक्ट अधिक होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, गिब्स फ्री एनर्जी अगर लेस देन जीरो होगा तो ऐसी अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और प्रोडक्ट यहां बढ़ गया यानी के का मान ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी ये इसको क्या बोलते हैं, साम्य स्थिरांक, के का मान ग्रेटर देन 1 हो गया। अब देखिए यदि जी का मान 0 हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं साम्य अभिक्रिया, साम्य अभिक्रिया कहते हैं, यानी साम्य अवस्था में ना तो अभिकारक की संख्या अधिक है ना तो प्रतिफल की संख्या कम है बच्चे। तो यहां ध्यान में रखना है क्या होगा, तो रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी टोटल रिएक्टेंट टोटल प्रोडक्ट के बराबर हो गया, यानी यहां पर दोनों का मान बराबर हो गया, यानी के का वैल्यू आपको 1 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा अभिक्रिया क्या होगा, जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो इसका मतलब है क्या कि आपको ठीक है प्रोडक्ट जो है वो कम हो गया और रिएक्टेंट ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट कम हो गया और रिएक्टेंट आपको क्या होगा, रिएक्टेंट का वैल्यू जो है ठीक है ये प्रोडक्ट का मात्रा कम हो जाएगा, किसकी अपेक्षा, तो रिएक्टेंट की अपेक्षा प्रोडक्ट की मात्रा कम हो जाए, और यहां पर के का मान क्या होगा, तो लेस देन 1 होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो के प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी और ऐसी अभिक्रिया उष्माक्षेपी होगा, और जी बराबर 0 होगा तो कोई भी अभिक्रिया यहां नहीं होगा, के का मान रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट हो जाएगा, साम्य अभिक्रिया होगा, कौन सा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, है ना। अब देखिए जी का मान अगर 0 हो जाए तो आपको यहां प्रोडक्ट की मात्रा कम हो जाएगी और ये उष्माशोषी अभिक्रिया होगी, उष्माशोषी अभिक्रिया, ये भी ध्यान में रखना है, ये क्या होगा, तो उष्माशोषी अभिक्रिया होगा, और यहां पर के का मान लेस देन 1 हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न में, क्या कह रहा है प्रश्न में,
ध्यान देना है, अच्छी बात है। कह रहा अभिक्रिया जिनका मानक ऊर्जा परिवर्तन हमेशा शून्य से कम, यानी जी का मान शून्य से कम हो गया तो के का मान मैंने कहा कि 1 से बड़ा होगा, 1 से अधिक होगा। यहां देखिए, ठीक है, जी का मान शून्य से कम हो गया तो इसका मान है निगेटिव हो गया, इसका मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा होगी और के का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये 3 कंसेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्या मैंने कहा बच्चे कि जी का मान अगर लेस देन 0 हो तो के का मान ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, साम्य स्थिरांक है, और यहां पर क्या होगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और यहां प्रोडक्ट का मान क्या होगा तो ज्यादा होगा। तो ये ध्यान में रखनी है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर मैंने कहा कि जी का मान अगर क्या होगा ग्रेटर देन 0 हो जाए तो के का मान जो है लेस देन 1 होगा और ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा, और यहां प्रोडक्ट का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, रिएक्टेंट से। तो ये ध्यान में आप रखनी चाहिए आपको, बराबर क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहा आवर्त सारणी में कौन सा 2 तत्व निम्न में सर्वाधिक तीव्रता से क्रिया करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 एलिमेंट्स इन द पेरियोडिक टेबल, ठीक है, विल रिएक्ट मोस्ट वाइग्रेसली। आपको पता है सीजियम जो होता है यह विद्युत धनात्मक तत्व है, और ठीक है आपको यह भी ध्यान में रखना है ये विद्युत धनात्मक तत्व है। और आपका फ्लोरीन जो है ये सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व आपका सीजियम होता है। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, एकदम ये भी ध्यान में रखना है, विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है कौन, तो आपका ठीक है फ्लोरीन। और दोनों आपस में जब अभिक्रिया करेगा तो सीजियम फ्लोराइड बनाता है और ये काफी ठीक है तीव्र अभिक्रिया होगा, और ये बहुत बहुत डेंजरस होता है, ठीक है, इतना तेज अभिक्रिया होगा कि बहुत ज्यादा एनर्जी यहां रिलीज होगा और विस्फोट की संभावना हो जाती है। तो ये ध्यान में रखना है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। क्लोरीन फ्लोरीन अभिक्रिया नहीं करेगा, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन भी अभिक्रिया करता है, लेकिन काफी ठीक है बच्चे, मैग्नीशियम ही एक ऐसा धातु तत्व है जो नाइट्रोजन में जलता है, ये भी ध्यान में रखना है। मैग्नीशियम नाइट्रोजन में जलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण करेगा। मैग्नीशियम नाइट्रोजन में जलता है, ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन में तो जलवे करेगा, नाइट्रोजन में भी जलता है, तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए क्या हमारा है, कह रहा है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं। तो मोनेरा जो है, मोनेरा में क्या आता है, तो मोनेरा में प्रोकैरियोट्स आता है, इसमें यूकैरियोट्स नहीं आते हैं। और इसमें क्या होगा, तो इसमें आएगा बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया आ जाता है, और एक और एलिमेंट एक और आता है जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलगी, या इसी को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, है ना, इसी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और ये प्रोकैरियोट्स है, ये यूकैरियोट्स नहीं है बच्चे, ध्यान में रखना है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी मोनेरा नहीं होगा, है ना, ये ध्यान में रखना है। कवक क्या है, तो ये सेप्रोफाइटिक है, याद रखना है सेप्रोफाइटिक, इसको बोलते हैं मृतोपजीवी। क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी है, या ये क्या है, परजीवी है, या ये क्या है, तो मृतोपजीवी बोलिए या परजीवी इसको कहते हैं, परजीवी होता है। और ये जरूर यूकैरियोटिक जीव है, लेकिन इसमें प्रकाश संश्लेषी यानी क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है। एनिमेलिया, तो एनिमेलिया हम तो पाया ही नहीं जाएगा, क्या कोई है ऑप्शन, नहीं है। तो बोलिए कि सर कुछ होता है ऐसा, तो हाँ होता है ना। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी जीव कौन होगा, तो क्लेमाइडोमोनस, याद रखना है क्लेमाइडोमोनस होता है। मोनस कल पढ़ा रहे थे क्लेमाइडोमोनस के बारे में, है ना। तो ये क्या होता है, तो हरा शैवाल है, हरा शैवाल होता है ना, ये ध्यान में रखना है, हरा शैवाल क्लेमाइडोमोनस होता है। ये बराबर क्वेश्चन पूछेगा। या डायटम होगा, डायटम भी इसी की श्रेणी में आता है ना, ये देखिएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ठीक है पानी में डूब कर मरता है तो उसका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन का पता डायटम्स के द्वारा किया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय और जिसमें आपको क्लोरोफिल पाया जाएगा वह या तो क्लेमाइडोमोनस है, या हरा शैवाल है, या डायटम है, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं, द्विनिषेचन की क्रिया क्या होती है। अच्छा, द्विनिषेचन में कई बार बता चुका हूं, ये देखिए ये आपको क्या है, तो ये है ओभा, है ना, ओभा है ना। ओभा में ये केंद्र है, और ये क्या है, तो ये केंद्र है, न्यूक्लियस है, और ये ओभा है। ये चला 2 पोलेन ग्रेन, कितने पोलेन ग्रेन, 2 परागकण चलते हैं। परागकण, कितना परागकण चला, 2 परागकण। और ये क्या किया कि इसमें से एक परागकण जो है, ठीक है, आपको निषेचित करके ये भ्रूण बना लिया। क्या बना लिया, भ्रूण।
ध्यान में रखिए बच्चे कि मैंने क्या कहा कि द्विनिषेचन की घटना जो है ये किसमें होता है, तो ये होता है आपको एंजियोस्पर्म में, है ना, यानी फ्लावरिंग प्लांट में होता है, एंजियोस्पर्म में ये होगा, एंजियोस्पर्म में होता है, या आप इसको बोलते हैं पुष्प, ठीक है, पुष्प वाले पौधे बोलते हैं, या आप कह सकते हैं आवृत बीजी, हिंदी में क्या होता है, आवृत बीजी होता है, आवृत बीजी में ये घटना होता है, कौन सा, तो आपको द्विनिषेचन आवृत बीजी में ये घटनाक्रम होता है। मैंने क्या कहा कि दो परागकण चला, एक परागकण क्या किया, तो निषेचित करके भ्रूण को, तो बोलते हैं इसको ओभा को या अंडाणु को निषेचित करके क्या बना दिया, तो भ्रूण का निर्माण कर लिया। और दूसरा जो आपको क्या है, तो बच्चे दूसरा जो परागकण है ये चला और इसके नाभिक को, ये जो न्यूक्लियस है, इस नाभिक को क्या करता है, तो निषेचित करता है, न्यूक्लियस को निषेचित करेगा, निषेचित करता है, और किसका निर्माण कर लिया,